everyone, welcome back again to my official YouTube channel Samit Singh Classes. I'm Samit here again to teach you the subject mathematics. Okay, so in this video you will understand how to solve question number 2 from exercise 4.1 of quadratic equation. Okay, और ये जो इस वीडियो के बाद जो है 4.1 एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग. क्या कर रहा है क्वेश्चन? The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. Find the length and breadth. मतलब कि एरिया जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया गया है, उसकी लेंथ जो है मीटर्स में है ना, और वो लेंथ जो है वो वन मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ के. ठीक है, तो अपना मंत्र लगाना है और मंत्र लगा के और एक इक्वेशन सेट कर देना है, जो कि क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप कोई मंत्र लगा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, बट यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो आप मंत्र लगाने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर अगर हम लिखें तो क्या है? पहले तो क्वेश्चन पढ़ना होगा कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. मतलब ये तो एक चीज है, इसको पहले रखते हैं, बाद में देखेंगे. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब कि लेंथ जो है वन मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ की. तो एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट ओट लिख रहे थे हम, देखो प्लॉट बी एल. ठीक है, और ब्रेथ भी मान लेते हैं कि द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी है ना, बी. तो लेंथ को हमने एल लेट कर लिया, ब्रेथ को बी कर लेट कर लिया. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे. इसी क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहला चीज कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ. यानी कि क्या कर रहा है? लेंथ इज इक्वल टू, जैसे स्टेटमेंट है वैसे लिख देते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1. यही ना क्वेश्चन है. क्वेश्चन में है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, तो इतना तो मंत्र सेट हो गया. इसको थोड़ा सा और जो है देखते हैं. तो लेंथ की वैल्यू क्या है थी? एल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ की वैल्यू बी और प्लस में 1. ठीक है, पहली चीज मिल गई. नाउ अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग कहा था कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो लिख लेते हैं यहाँ कि एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया की जगह पे क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो और देखो कि लेंथ की तो वैल्यू एल थी, मल्टीप्लाइड ब्रेथ की जो वैल्यू हो जाएगी, या फिर लेंथ की वैल्यू को ब्रेथ के टर्म में भी आप लिख सकते हो. ठीक है, आपको जैसे मन करे. ठीक है, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है. आप लेंथ के टर्म में लिख सकते हो या ब्रेथ के टर्म में लिख सकते हो. तो आप क्या लिख सकते थे? यहाँ लेंथ को एल ही लेट कर लेते हैं. एल ही रहा तो ब्रेथ है बी है इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर हो जाता है कि नहीं. तो और इसी को आप क्या लिख सकते थे कि लेंथ की जगह पे हमने क्या वैल्यू लिखा है? देखिए यहाँ पे. ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या है? इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप. तो लेंथ और क्या लिख सकते हो यहाँ कि एल के जगह पे लिख सकते थे हम. एल की जगह पे क्या है वैल्यू? 2b प्लस 1 मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. ये कहाँ से आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना. इक्वेशन 1 में था ना जी, इक्वेशन फर्स्ट में ही तो है कि l इज इक्वल टू 2b प्लस 1. तो यहाँ पे प्लेस कर दिए इसको. ठीक है, तो 2b प्लस 1 मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू 528 हो जाता. तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2b में b से करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b ही रहा, और इस भाई से आपको इधर साइड बुला लेते हैं तो 528 हो जाएगा. ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं रखो आप तो काम चलेगा. ठीक है, क्योंकि यूनिट रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सारा जो है यूनिट में ही है, ये लेट करके चलना होता है. तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? 0. तो ये हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे लिखो और इसको खींचो इधर,
है ना। जो बच जाएगा उसको खींचो, जो वैल्यू है उसको रखो और अपना आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। नहीं आया समझ में तो रिकेप करना, ठीक है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले तो अपना दिमाग जो है थोड़ा सा लगा लेना है ना। जो अच्छा सा दिमाग में है, मेमोरी में जो अच्छी चीज़ है उसको निकालो बाहर, थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी अप्लाई करो और तब देखो कि पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट जो है 306 है। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस में होने चाहिए नंबर, और वो कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब कि एक जो है 1 है तो दूसरा 2, पहला 3 है तो दूसरा 4, एक जो है 5 है तो दूसरा 6। मतलब कि जो आप नंबर ले रहे हो उससे जस्ट बाद वाला क्या होगा, दोनों मिलके कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, सेकेंड नंबर का आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखोगे आप कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी पॉजिटिव नंबर बी एक्स, ठीक है, एक्स लेट कर लिया। देन अदर इज एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तभी तो कॉन्सिक्यूटिव होता ना। कॉन्सिक्यूटिव कहने का मतलब उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC, गर्मी का दिन तो चल ही रहा है तो AC लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। AC क्वेश्चन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते थे कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू हाउ मच 306, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि दो नंबर्स है, पहला x है दूसरा x प्लस 1 है, यानी कि लिख दोगे x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। और हो जाता है कि x में x से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 2 बार x मल्टीप्लाई हुआ तो x पे पावर चढ़ जाएगा 2, यानी कि x स्क्वायर हो गया, प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 306 बच रहा है। तो और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर से इसको खींच के इधर साइड लेके आते हैं। उधर साइड क्या कर रहा है, इक्वेशन सेट करना है ना, तो माइनस में 306 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी सी बस राम कहानी थी जो कि यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन सेट करके दे देना। ओके, समझ में आ रहा है सारा चीज़। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड का ये आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, क्या कर रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जितनी भी एज है उससे 26 ईयर्स ज़्यादा जो है उसकी माँ का एज है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल के बाद जो है उनकी एज का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 360, ठीक है। तो आपको समझना है कि सबसे पहले आप लेट कर लोगे कि लेट द एज ऑफ रोहन, द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है कि हमको रोहन की एज को फाइंड आउट करना है, तो रोहन के एज को ही क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर ले देंगे। देन देखो आप क्या हो जाएगा, द एज ऑफ मदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द एज ऑफ मदर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 26। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ भाई साहब, इसलिए कि यहाँ पे कह रहा है ना पहले से ही क्वेश्चन कि रोहन के माँ का एज जो है उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो इसलिए अगर रोहन का एज x है तो उसकी माँ का एज कितना होगा, x प्लस 26। अब AC क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद जो दोनों के एज का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 360। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड एज ऑफ मदर आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 360। यही तो बस इतना सा कहानी ही था, इसके बाद कोई कहानी नहीं है, सारे वैल्यूज रख देंगे। एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो आज उसका एज x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 होना चाहिए ना, x प्लस 3 ले लो, ठीक है। और मदर का एज जो है
3 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 26 आज है तो 3 ईयर्स के बाद x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 360 हो गया काम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो और क्या हो जाता है, x को यहाँ पे एक बार ले लेते हैं तो साथ में ये टोटल आ जाएगा x प्लस 29, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया, एक बार ये लेंगे तो इसके साथ ये टोटल, ठीक है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो और क्या लिख सकते हो, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 29 में एक्स कर दोगे तो 29x हो जाएगा, 3 में एक्स करोगे आप तो 3x हो जाएगा, प्लस 29 में 3 से कर दोगे आप तो 87 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। और इसी को हम लोग लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x और प्लस 87, और इसका तो भाई जो है इधर साइड क्या कर रहा है, खींच के पूछ इधर ले के आते हैं तो माइनस 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो और आप इसी को लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच गया 3 और 6 यानी कि 5, 15 में से 8 जाना चाहिए तो 15 में से 8 गया तो कितना बच गया 7, ठीक है, और 3 1 तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32 और माइनस में हो जाएगा कितना 273 इज इक्वल टू 0। बस यही छोटी सी बात थी। तो अब देखते हैं कहानी नंबर 4, ठीक है, क्या कर रहा है 4 नंबर कि a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less than it then it would have taken 3 hours more to cover that distance. We need to find the speed of train, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है। पहले तो आप देख लो कि इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड जो हमको फाइंड आउट करना है तो स्पीड को ही क्या लेंगे x, ठीक है, आंसर ले लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो देखो क्या कर रहा है कि a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, it would have taken 3 hours more to cover that distance. मतलब कि अब स्पीड जो है अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो वो 3 घंटा ज़्यादा लेगी, ठीक है। दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 3 आवर्स है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि टाइम इन सेकेंड केस माइनस टाइम इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 3 आवर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि दूसरा वाला जो टाइम है वो बड़ा है और हमेशा हम लोग बड़े में से छोटे की वैल्यू को घटाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तो दूसरे वाले केस में लगना, तो यही करना था आपको कि टाइम इन सेकंड केस माइनस टाइम इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 3 आवर। और बस यहीं पे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप लिख दोगे और देखो टाइम इन सेकंड केस के लिए स्पीड जो हो रहा है वो हो रहा है कितना 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि पहले 8 किलोमीटर था तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8। और आपको पता है जैसे कि टाइम की फॉर्मूला निकाल, टाइम का बात है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जनरली होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है ना। तो टाइम का वैल्यू निकालना है तो टाइम को इधर खींच के लेके आएंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, यही हो जाता ना। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। टाइम इन सेकंड केस के लिए जो डिस्टेंस था वो कितना था 480 किलोमीटर, ठीक है, तो 480 लिख लेते हैं। और स्पीड जो था सेकंड केस के लिए वो कितना था 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। तो क्या कर दोगे यहाँ पे x माइनस 8 हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया स्पीड का वैल्यू और ये हो गया डिस्टेंस का वैल्यू सेकंड वाले केस के लिए। फर्स्ट वाले केस के लिए जो है डिस्टेंस की वैल्यू थी 480 थी और फर्स्ट वाले केस के लिए स्पीड जो हमने निकाला था वो क्या था x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3। बस इतनी सी बात, कुछ है ये नहीं। और आप इसको क्या लिख सकते थे, एक काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, या फिर ये काम कर सकते थे कि 480 को दोनों में से आप कॉमन कर सकते थे, ठीक है। 480 को आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ से बच जाएगा ये 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये 3 उधर साइड इसको भेज देते तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 और ऊपर में ये जाता है तो x हो जाता है, इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और प्लस 8 इज इक्वल टू 3 बाई में हो जाएगा 480, ठीक है। इसको इधर साइड नीचे बुला के लेके आएंगे तो 3 से फिर इसको कटाएंगे
तो 160 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ। और इस वाले x से ये वाले x वाले भाई साहब गए तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 160, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 में 8 से होगा तो 1280 हो जाएगा, है कि नहीं। 160 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1280 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर से जाएगा डायरेक्टली, तो x इंटू एक्स माइनस 8 बच गया। ठीक है, समझ में आया ना इतना। अब जो है इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x में जब x से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इस वाले भाई साहब उधर से उठा के फेंक देंगे तो माइनस में हो जाएगा 1280। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए ये भी इक्वेशन सब, बस इतना समझना है कि टाइम इन सेकेंड केस माइनस टाइम इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 3 आवर्स हो रहा है, और कोई भी लंबा चौड़ा बात नहीं है। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन एज वेल, एंड thank you for today. See you soon in the next class with a new topic, and that topic will be very important. Okay, so wait for that class for the next class. Okay, so thank you for today. See you soon.